हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल विद्या विकास क्लासेस में। मैं अविनाश लाया हूं आज आपके लिए बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन वीडियो। इसमें मैं आप लोगों को बायोलॉजी के हर वह चीज़ों के बारे में ज्ञान दूंगा जो पहले चैप्टर के लिए इसेंशियल है। इससे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हों, यूपी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर किसी भी कंपटीशन क्लासेस की तैयारी कर रहे हों, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब करें और आपके कोई भी सवाल होते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं, अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपनी क्लास की तरफ आगे की बातें करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर एक शब्द लिखा हुआ है बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। आपके हिंदी में कहा जाए तो जीव विज्ञान। हिंदी में इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि बायोलॉजी शब्द जो है वह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। अब ग्रीक भाषा हिंदी में तो लिखी नहीं जा सकती, इसीलिए आप इसको हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है बायोलॉजी, और जो बाकी कंटेंट हैं वो आपको हिंदी में मिलेंगे। बायोलॉजी शब्द को दो बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक ट्रेवेनियस और लैमार्क ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, या पहली बार कहें तो इस शब्द का प्रयोग किया था। यह ग्रीक भाषा के, यानी कि ग्रीक वर्ड है, यह दो ग्रीक वर्डों से मिलकर यह शब्द बने हैं, जिसमें पहला ग्रीक वर्ड होता है बायोस और दूसरा ग्रीक वर्ड होता है लोगस। लोगस यानी कि अध्ययन और बायोस यानी कि जीवन। थोड़ा उल्टा है, सीधा कर ले। बायोस यानी कि जीवन और लोगस यानी कि अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड द बायोलॉजी। ठीक है, अब बात आती है कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में हम पढ़ते किसे हैं, तो हम उस हर सजीव को पढ़ते हैं जो इस पृथ्वी पे यानी हमारे यूनिवर्स में मौजूद है। जैसे कि हम हो गए, हम मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए। आपको इसलिए यह तीन एग्जाम्पल दिए क्योंकि इन तीनों एग्जाम्पल की बहुत ज़रूरत आगे पड़ती है। जैसे कि हमारे बारे में यानी कि जंतुओं के बारे में पढ़ना कहलाया जूलॉजी, पौधों के बारे में पढ़ना कहलाया गया वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, और सूक्ष्म जीवों के बारे में कहना कहलाया गया सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन अभी इंटर बेसिस पे देखा जाए तो इनको सिर्फ दो भागों में ही बांटा जाता है, बॉटनी और जूलॉजी, यानी कि वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है सजीव होने की पहचान। तो सजीव होने की सबसे बड़ी पहचान कोशिका होती है। सही है, कह सकते हैं, सही नहीं कह सकते लेकिन कह सकते हैं, क्योंकि आगे जो साइंटिस्ट आप देखेंगे जैसे अरस्तु साहब हो गए, आर्यभट्ट विटाकर साहब हो गए, इन्होंने सजीव होने की यही परिभाषा मानी और दो जगत और तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली में काम किया। अब अरस्तु साहब जैसे थे, उन्होंने इस सजीव होने में दो भागों में बांट दिया, जीव को दो भागों में बांट दिया, एक पादप और एक जंतु। आगे आए आर्यभट्ट विटाकर साहब, इन्होंने 5 भागों में बांट दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कि कवक, और प्लांटी यानी कि पादप, और एनिमलिया यानी कि जंतु। लेकिन यह बांटते समय यह भूल गए कि कुछ ऐसे सजीव भी हैं जिनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती, जैसे कि विषाणु। क्योंकि किसी भी विषाणु की आप बात करें तो वह अकोशीय होता है। कोई भी विषाणु क्या होता है, अकोशीय ही होता है, इसमें कोशिका नहीं पाई जाती, लेकिन यह सजीव की तरह ही रहते हैं, यानी कि कहीं यह सजीव ही हैं। ठीक है, अब जैसे कि सजीवों की जब बात चली ही है तो पता करते हैं सजीवों के सबसे बड़ा लक्षण क्या होता है। एक बार मान लीजिए, कई बार यह क्वेश्चन नीट में भी आए हैं, कंपटीशन के एग्जाम में भी आए हैं, 12th के बोर्ड पेपर्स में भी आए हैं कि सजीव होते क्या हैं या सजीवों का सबसे बड़ा लक्षण क्या है। तो बहुत सारे लोग लिख के आते हैं या पढ़ाते भी हैं कि सजीवों का सबसे बड़ा लक्षण कोशिका है। तो सबसे बड़ा लक्षण कोशिका है तो विषाणु भी तो सजीव है, उसको कहाँ ले जाके रखेंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं सजीव का सबसे बड़ा लक्षण है क्या।
तो सजीवों का सबसे बड़ा लक्षण है उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। और भी लक्षण है लेकिन सजीवों में सबसे पहला काम होता है उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे विषाणु हो, चाहे जंतु हो, चाहे पादप, सब क्या करते हैं? उपापचयी क्रिया को करते। और भी लक्षण जैसे हमने लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। सजीवों में और भी सामान्य लक्षण होते हैं, जैसे वृद्धि करना, हर सजीव बढ़ता है, जैसे हम मनुष्य निश्चित वृद्धि करते हैं, और पादप जो होते हैं वो अनिश्चित काल तक वृद्धि करते हैं। बैक्टीरिया विखंडित हो जाते हैं। प्रजनन करना, हम मनुष्यों में लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पौधों में अलैंगिक यानी पादपों में अलैंगिक होता है, कुछ पादपों में अलैंगिक होता है। सभी के बारे में नहीं कह सकते, उसको हम प्लांटिंग वाला जब वीडियो डालेंगे उसमें जाके आगे चर्चा करेंगे। दूसरा है गति, तो गति भी एक लक्षण है। जैसे हम अभी देखिए आपके सामने चल रहे हैं यानी कि हम गति कर रहे हैं, यानी कि हम क्या हैं? सजीव हैं। पौधे गति नहीं कर सकते, लेकिन आपने कभी सूरजमुखी को देखा होगा, वह सूरज के साथ धीरे धीरे रोटेट होना शुरू हो जाती है, मतलब घूमने लगती है, और जैसे जैसे सूरज की दिशा में वह घूमती है, यानी कि उसमें भी तो गति है, वह भी तो गति कर रही है, यानी सूरज के साथ चलना भी तो एक गति है, भले अपने एक्सिस पोजीशन पे ही रहे। तो इसीलिए कहा जाता है जंतुओं में होता है लोकोमोशन और पादपों में होता है मूवमेंट। ठीक है, हम गमन करते हैं, वह गति करते हैं, हम गमन करते हैं, वह गति करते हैं। हम यानी कि जंतु गमन करते हैं, वह यानी कि पादप गति करते हैं। अगला है संवेदनशीलता। अब देखिए, अगर हम संवेदनशील यानी कि हम भी तो सजीव ही हैं, अगर हम संवेदनशील नहीं होते तो हमें बार बार पसीना नहीं आता, और ये आप क्या बोलते हैं इसको, मुंह पोंछने वाला, क्या रुमाल उमाल जो भी कहते हो आप, हमारे यहाँ तो मुंह पोंछना कहते हैं, रुमाल जो यूज होता है। अब गर्मी लग रही है यानी कि हमें संवेदना है, यानी कि हमें गर्मी महसूस हो रही है, तो हम इसको अपनी अनुकूलता से इसको पोंछ रहे हैं। अब जैसे कोई है या फिर हमें कोई अब ऐसे टच करता है तो हमें महसूस होता है, अगर संवेदना नहीं होती तो कैसे कोई हमें महसूस कर लेता। उसी प्रकार आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, आप जैसे टच करेंगे वो बंद हो जाएगा, जैसे टच करेंगे वह बंद हो जाएगा। तो उसमें भी तो वो हुआ, उसमें भी तो संवेदना हुई कि आपके स्पर्श मात्र से वह क्या हो गया? चिपक गया, यानी कि सिकुड़ गया। जैसे हमने आप पहला एग्जाम्पल बताया था सूरजमुखी वाला, तो सूरजमुखी के पौधे को भी आपने देखा, जैसे सूरज डूबेगा उसका भी जो आप क्या कहते हैं मुंडी या फूल, हमारी मुंडी लटक जाती है, उसका फूल लटक जाता है। तो ध्यान दें, कहने का मतलब सूरजमुखी भी क्या हो जाता है, अपने जैसे सूरज डूबा वो भी डूब जाता है, यानी कि उसमें भी क्या है? संवेदनशीलता है। और भी लक्षण है जिसके बारे में हम बाद में डिटेल से धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे, या फिर अगली वीडियो में हम उन सारे लक्षणों के बारे में आपको एक एक लक्षण के बारे में मतलब एक एक पॉइंट को समझाते हुए या कंपैरिजन की दृष्टि से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन जो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं या अक्सर पूछ लिए जाते हैं कोशिका से रिलेटेड, कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने की थी, और किसमें खोजा था? कार्ग में। किसमें खोजा था? कार्ग में। और सूक्ष्म जीव कोशिका की खोज एंटन लीवेनहॉक ने की थी। किसमें की थी? बीटल्स में। किसमें की थी? बीटल्स में। बीटल जानते हैं? अरे वो क्या बोलते हैं उसको, घून देखे होंगे, गेहूं के साथ घून पिसता है, वही वाला घून, उसमें पहली बार उन्होंने खोजा था। अब बात चली आती है धीरे धीरे कि क्या कोशिका को नंगी आंखों से देखा जा सकता है या फिर कोशिका को नहीं देखा जा सकता है, या हमको इलेक्ट्रॉनिक स्कोप लगाना पड़ेगा। अरे भाई, आप कोशिका को देख सकते हैं, रोज कोशिका देखते हैं। कितने तो कोशिका खा जाते हैं। अरे नहीं खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन वाले से पूछो, जाके चौराहे पे कई कोशिकाएं खा जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, जोक सपाट बात करते हैं, पृथ्वी की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो आप लोग जैसा जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो समझ लीजिए, पृथ्वी की सबसे बड़ी कोशिका है ऑस्ट्रिच एग, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। और दूसरी बात है, मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो जानते हैं कि अंडा ही एक कोशिका है जिसे हम छोटा बड़ा करके देख लेते हैं। ठीक है,
छोटा बड़ा करके देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी सजीव में पहले बनने वाली कोशिका अंडा ही होती है। तो मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु और मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। लेकिन यहाँ नहीं मानेगा कंपटीशन वाला, ये तो जानता है कि आप पूछेंगे, मतलब ये आप समझते हैं। वो पूछेगा भाई बताओ सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। अब कंफ्यूज हो गए आप, आता है लेकिन कंफ्यूज हैं, क्योंकि अभी तक हम उसको कोई पूछता था तो बड़ी कोशिका बताते थे, बड़ी बड़ी कोशिका बताते थे। सोचिए कौन सी कोशिका है, अगर पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम आपको बता ही देते हैं, कमेंट वमेंट छोड़िए, आप अपना क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, हम उसका उत्तर आपको देते रहेंगे। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है, जिसको आप इंग्लिश में न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है, जो हमारे एक्शन और रिएक्शन के लिए यूजफुल होती है, ठीक है। यह रही आपकी पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में इसको जरूर बताएं, और आगे चलकर हम ऐसे ही आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।